Hello, my dear students. Hare Krishna and welcome again to Zenduka Learnings. आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन खास तौर पर जो बच्चे सीए फाइनल में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। देखिए, सबसे पहली बात ये समझें कि सीए फाइनल में जो तथाकथित अकाउंट्स का पेपर है वो उसका नाम अकाउंट्स नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तो अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस होता है ये मैं मेरी सीए फाइनल की क्लासेस में इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताता हूं। तो देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि अकाउंटिंग होने के बाद जब ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो एक ऑडिटर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उस ऑडिट रिपोर्ट को किस फॉर्मेट में, किन रिक्वायरमेंट के साथ प्रेजेंट करेगा। तो आज का ये वीडियो उसी रिपोर्ट के एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। और ये भी मैं बता दूं कि बैलेंस शीट में जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स लिखते हैं तो नोट्स टू अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल्स के शेड्यूल के साथ ट्रेड रिसीवेबल्स का एजिंग शेड्यूल आता है। तो ये आज उसी एजिंग शेड्यूल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि डेफिनेटली ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये फाइनल के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। लेकिन अभी एक सेमिनार में कई स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई जो बच्चे ऑलरेडी फाइनल में थे, इवन कुछ तो एग्जाम भी दे चुके थे, क्लासेस भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनको इतनी बेसिक बात एक फाइनल के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, उन्हें इसके बारे में प्रॉपर कंसेप्चुअल जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो आज का ये वीडियो है ये ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है कि बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स में जो प्रेजेंटेशन होती है वो किस तरीके से होती है और खास तौर पर जब इंडेस फॉलो किए जाते हैं। तो देखिए, इंडेस रूल्स जो अब 2015 है उसके शेड्यूल 3 में, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में डिवीजन 2 पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनाई जाती है। आपको पता है बैलेंस शीट में हेडिंग होता है फाइनेंशियल एसेट्स का और उस फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, डेफिनेटली सिक्योर्ड अलग प्रेजेंट होंगे, अनसिक्योर्ड अलग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 3 कैटेगरी मेजर होती है। ध्यान से समझें। एक, ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड, मैंने फिगर अज्यूम किए यहां पर से 750 रुपीज के हैं, कंसीडर्ड गुड, ठीक है ना, मतलब इनको लेकर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स सिग्निफिकेंट, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात पता होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिस्क, जिनकी कलेक्शन में हमको कुछ रिस्क, एक रिस्क फैक्टर लगता है कि भाई रिस्की है, जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं। तो ये भी वैसे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। तो ये मैंने 250 लिया है। और एक है ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट इंपेयर्ड, वो बचपन की बातें थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसका नाम समझे, क्रेडिट इंपेयर्ड, जो इंपेयरमेंट लॉस होता है ना, जिनकी क्रेडिट हमको पता है कि अब इनकी कोई क्रेडिट नहीं है, हमको पूरी उम्मीद लग रही है कि ये पैसा डूब जाएगा, तो वो मैंने 100 अज्यूम किया। तो टोटल जो ट्रेड रिसीवेबल का शेड्यूल है बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल जो आएंगे दैट इज 1100 मेरे एग्जांपल के हिसाब से। और चूंकि ये जो क्रेडिट इंपेयर्ड वाले हैं, जिनको मुझे लगता है कि पैसा डूबने की संभावना है, इनकी क्रेडिट इंपेयर्ड हो चुकी है, मतलब एक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है, लॉस हो जाता तो बैड डेब्ट्स है, उसकी तो बात ही नहीं होती, वो तो बैलेंस शीट में शो ही नहीं होते हैं। तो यहां पर अलाउंस फॉर ईसीएल लिखा है, दैट इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो इन्हीं 100 का हमने प्रोविजन बनाया, तो बैलेंस शीट में जो नेट डेटर्स है वो 1000 रुपीज के आएंगे। तो आप इस बात को समझें, ये फाइनल में आने के बाद भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोले अच्छा नहीं है। ये ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स जिनकी क्रेडिट इंपेयर्ड हो गई है उनके लिए हम अलाउंस बनाते हैं फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ईसीएल, वो है वही पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये 1000 रुपीज के डेटर्स शो होते हैं। अब मुद्दा यहां पर नहीं है, अब मुद्दा यह है कि एज पर इंडेस जो है ट्रेड रिसीवेबल्स का एजिंग शेड्यूल आपको एक बना के देना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब कई लोग आर्टिकलशिप करते हैं, उनको ये मौका ही नहीं मिलता, लेकिन ये आना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो एजिंग शेड्यूल जो है वो कैसे बनता है, देखिए इस बात को समझें कि सबसे पहली बात, ये इसमें अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स अलग आते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
तो यू शुड नो हाउ टू रिपोर्ट इट, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अलग आते हैं एजिंग शेड्यूल में, और डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अलग आते हैं। आप बोलेंगे सर ये जो ऊपर थे, ऊपर ऊपर ऊपर, ये यहां तो आपने, हाँ यहां टोटल में आ गए, इसमें कंसीडर्ड गुड जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है और जिनकी क्रेडिट इंपेयर्ड हो गई, इसमें डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड सब आ गए। ये ऊपर मेन जो एक शेड्यूल था नोट्स टू अकाउंट्स में, अब एजिंग शेड्यूल अलग से बन रहा है। बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं वो 1100 लेस प्रोविजन फॉर अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस 1000, ये शो होंगे। तो अब एजिंग शेड्यूल कैसे बनता है, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अलग आएंगे, और भाई साहब ये जो डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल है ये अलग आते हैं। सर डिस्प्यूट और अनडिस्प्यूट मतलब लीगल डिस्प्यूट होना जरूरी है? नो, केवल लीगल डिस्प्यूट की बात नहीं है, लीगल डिस्प्यूट हो तो भी मान सकते हैं, इवन प्राइस को लेकर कोई डिस्प्यूट हो या गुड्स के आइटम की क्वालिटी को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट हो वो यहां पे आएगा। जिनमें डिस्प्यूट है उन्हें कहेंगे डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल, और जहां डिस्प्यूट नहीं है उन्हें कहा जाएगा अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के दौरान जब ट्रेड रिसीवेबल्स का एजिंग शेड्यूल बनता है तो अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अलग आते हैं और डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अलग शो होते हैं। और कैसे वो भी देखें, दोनों में 3-3 हेडिंग होते हैं, सब हेडिंग मतलब जो कंसीडर्ड गुड है वो अलग आएंगे, जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं, कंसीडर्ड गुड मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इनकी क्रेडिट रिस्क बढ़ चुकी है, थोड़ी सी इंक्रीज ज्यादा है, वो अलग आएंगे। ये सब जजमेंट का मैटर होता है। और जिनकी इज्जत बिल्कुल बेहाल है, हमको पक्का मालूम है कि ये प्योर हिंदुस्तानी निकलेगा, क्रेडिट इंपेयर्ड, तो वो क्रेडिट इंपेयर्ड यहां पर आएगा। ये जो क्रेडिट इंपेयर्ड है इसी का प्रोविजन बनता है, इसी को हम बोलते हैं अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ठीक है। तो अब यहां पर आएंगे, और ऐसे ही डिस्प्यूटेड में भी ये 3 कैटेगरी आएगी, कंसीडर्ड गुड, हाँ तो डिस्प्यूटेड है तो क्या हुआ भाई, हमें मालूम है अभी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है लेकिन हमें उम्मीद है कि यार ये पैसा दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर्ड भी है। और डिस्प्यूटेड में भी जिसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा है, और डिस्प्यूटेड में भी जो हमें लग गया कि ये तो डिस्प्यूट ही है, अनडिस्प्यूटेड में भी हो सकता है कोई डिस्प्यूट नहीं है तो भी हमें लग रहा है यार पैसे देगा ही नहीं, गलती हो गई इसको माल बेचकर, तो क्रेडिट इंपेयर्ड। तो याद रखें डेटर्स का एजिंग शेड्यूल, डिस्प्यूट अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अलग शो होते हैं, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अलग शो होते हैं, दोनों में 3-3 सब हेडिंग होते हैं, एक दोनों में कंसीडर्ड गुड, दोनों में जिनकी सिग्निफिकेंट रिस्क है इंक्रीज हो चुकी है जिसमें, और एक जिनकी क्रेडिट इंपेयर्ड हो चुकी है, ऐसे। और इस तरीके से मैंने ये अज्यूम किया है। और इसमें भी ध्यान दें, इसमें भी कितना नाटक है कि जो ड्यू नहीं हुए हैं अभी तक, ये बैलेंस शीट डेट पे देखते हैं, नॉट ड्यू, ये पढ़िए, इसको नॉलेज के लिए रखिए। नॉट ड्यू मतलब 31 मार्च को ड्यू ही नहीं हुए। सर मतलब, अरे भाई मान लीजिए मैंने 25 फरवरी को गुड्स बेचा था और उसको 2 महीने की उधारी दी है कि 2 महीने बाद ही पैसा मैं आपसे मांगता हूं, ठीक है ना, तो वो पैसा भी बैलेंस शीट डेट पे ड्यू कहां हुआ है भाई, डेटर टू सेल तो एंट्री हो गई होगी, एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से, इंड एस के 115 के हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग कर ली होगी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर लिया होगा, लेकिन पैसा ड्यू तो कब होगा, जब ड्यू डेट आएगी। तो ऐसे डेटर्स जो ड्यू नहीं हुए वो अलग दिखाना है, जिन जो बैलेंस शीट डेट पर जिनको ड्यू हुए 6 महीने से कम हुए हैं, भाई बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, मान लो कोई पैसा 28 फरवरी को ड्यू हुआ तो उसको ड्यू हुए 1 महीना हुआ, मतलब 6 महीने से कम हुआ। जिनको ड्यू हुए 6 महीने या उससे ज्यादा और 1 साल से कम हो चुके हैं वो 6 मंथ टू 1 ईयर में आएंगे, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने अप्रैल में गुड्स बेचा था, 1 मई को पैसा ड्यू हुआ, मार्च तक पैसा नहीं हुआ, तो 11 महीने हुए ना, तो वो ड्यू लेस देन 1 ईयर है। तो ये बैलेंस शीट डेट पर देखना है कि इनको ड्यू हुए कितना टाइम हुआ। जो बैलेंस शीट डेट पे ड्यू ही नहीं हुए वो एजिंग शेड्यूल में अलग आएंगे। जो ड्यू हुए जिनको 6 महीने से कम हुआ है, ये कम कहां से गिनना है 6 महीने, बैलेंस शीट डेट पे जिनको 6 मंथ से कम है, जिनको 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल, हाँ ग्रेटर देन 3 साल, मतलब आज 31 मार्च 24 चल रहा है और हो सकता है कोई 3 साल पुराना पैसा हो जो ड्यू तो हो चुके, जिसको ड्यू हुए 3 साल हो गए पर अभी तक नहीं आए, तो सर आप अभी भी उन्हें कंसीडर्ड गुड मान रहे हो तो क्या हो गया। हो सकता है हमें लग रहा है कि वो पैसा आ जाएगा लेकिन अभी तक कस्टमर ने दिया नहीं, शायद उसकी कोई प्रॉब्लम थी। तो अल्टीमेटली डेटर्स का जो एजिंग शेड्यूल बनता है वो अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल का अलग शो होंगे, डिस्प्यूटेड अलग शो होंगे, दोनों में 3-3 कैटेगरी होगी, कंसीडर्ड गुड, गुड जिनकी सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ गई है वो, और जिनकी क्रेडिट इंपेयर्ड हो गई वो, ऐसे 3 और 3 6 कैटेगरी में बांटेंगे। और उसमें भी नॉट ड्यू का एक कॉलम, ड्यू का एक कॉलम, और ड्यू में भी लेस देन 6 मंथ वाले, फिर 6 मंथ से 1 ईयर, 1 ईयर से 2 ईयर, 2 ईयर से 3 ईयर और ग्रेटर देन 3 ईयर, ठीक है। अब इसके मैंने ये फिगर अज्यूम किए, देखिए यहां पर ये जो ट्रेड रिसीवेबल मैंने ऊपर लिए हैं यहां पर ये 750 हैं, ये कंसीडर्ड गुड हैं, तो 750 के गुड हैं, तो यहां पर कंसीडर्ड गुड में एक तो 600 ले लिया, ये अनडिस्प्यूटेड है,
और 750 टोटल थे, तो एक ये 150 ले लिया, ठीक है, ये मिलके 750 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर 250 के थे जिनकी सिग्निफिकेंट, जो कि कंसिडर्ड गुड नहीं है, वो सिग्निफिकेंट रिस्क जिनकी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी हमको लग नहीं रहा कि पैसा डूब जाएगा, इसलिए अलाउंस नहीं बनाया, तो 250 है। तो ये 250 को मैंने यहां बांधा कि 250 में से 200 के अनडिस्प्यूटेड है और 50 के डिस्प्यूटेड है, ये इस तरीके से शो होगा। और जो इंपेयर्ड जिनकी क्रेडिट हो गई थी वही 100 का हमने यहां प्रोविजन भी बनाया था, अलाउंस जिसको हम कह रहे हैं ईसीएल के लिए, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो उसमें 71 तो अनडिस्प्यूटेड है और 29 के जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनका टोटल हो गया 871 अनडिस्प्यूटेड वालों का और 229 टोटल मैंने लिया यहां पर डिस्प्यूटेड का, दोनों मिलाकर ये हो गए 1100। तो समझिए बात को, यहां पर देखिए ये जो 1100 है ये ओवरऑल डेटर्स का टोटल है, इसमें वो डेटर्स भी आ गए जिनकी क्रेडिट इंपेयर्ड हो गई, क्रेडिट इंपेयर्ड हो गई, वो वाले डेटर्स भी इंक्लूड होते हैं, और इन्हीं पर हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसे बचपन में कहते थे, जिसे अब हम कहेंगे अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ईसीएल, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो और एक इंपॉर्टेंट बात और, हमने मान लीजिए किसी को मई में गुड्स बेचा, 2 महीने की क्रेडिट दी, तो 1 मई को 1 जून 1 जुलाई, पैसा 1 जुलाई ड्यू होगा। तो ये जो हम देखते हैं ग्रेट लेस देन 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, ये देखते हैं कि बैलेंस शीट डेट पर इसे ड्यू हुए कितना समय हुआ। तो ड्यू डेट से बैलेंस शीट डेट तक का समय अगर 6 महीने से कम है तो वो यहां आएगा, 6 महीने से ऊपर है विद इन 1 ईयर है तो वो यहां आएगा, 1 साल है उससे ज्यादा है पर 2 से कम है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, इस तरीके से। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं, मान लो ड्यू डेट है ही नहीं भाई, आपने मान लीजिए मैंने 1 मई को आपको गुड्स बेचा, अब ड्यू डेट है ही नहीं, मैंने 2 महीने की क्रेडिट दी नहीं, 1 महीने की क्रेडिट दी नहीं, तो जो ट्रांजैक्शन की डेट है वही ड्यू डेट हो जाएगी। तो जब यहां पर मैंने ये भी लिखा है, देखिए कि अगर इफ नो ड्यू डेट ड्यू डेट है नहीं, तो ये जो काउंटिंग होगी देन फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से होगी। तो समझिए बात को, पेपर सीए फाइनल में अकाउंट्स का नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। तो रिपोर्टिंग कैसे होती है वो सीखना है, अकाउंटिंग तो सीख लिया आपने इंटरमीडिएट तक, लेकिन रिपोर्ट कैसे बनेगी और वो भी एज पर इंड एज कैसे बनेगी। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ध्यान दें कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो बैलेंस शीट में पहले हेडिंग होता है फाइनेंशियल असेट्स, आजकल इंड एज के हिसाब से उसमें ट्रेड रिसीवेबल आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में बैलेंस शीट का जो नोट्स टू अकाउंट्स हम शो करते हैं उसमें कंसीडर्ड गुड अलग दिखाते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले अलग दिखाते हैं और इंपेयर्ड वाले अलग दिखाते हैं। इंपेयर्ड का मतलब है जिनका श्योरिटी हमको लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, अभी भी डूबा नहीं है, जो डूब गया वो तो बैड डेप्ट ही, वो तो यहां होते ही नहीं है, बैलेंस शीट में होते ही नहीं है वो तो, ठीक है। और उसमें भी जब एजिंग शेड्यूल बनता है तो अनडिस्प्यूटेड का अलग बनता है, ये देखिए यहां पर डिस्प्यूटेड का अलग बनता है, दोनों में तीनों कैटेगरी होती है ये। और इसमें भी नॉट ड्यू वाले अलग आते हैं और ड्यू वाले लेस देन 6 मंथ से लेकर ग्रेटर देन 3 इयर्स तक के अलग आते हैं। बैलेंस शीट डेट पर हम देखते हैं कि इनको ड्यू हुए कितना समय हो गया है, ड्यू डेट से देखेंगे, और ड्यू डेट अगर नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन की डेट से देखेंगे। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। आप इस एजिंग शेड्यूल को ध्यान रखें कि ये किस तरीके से बनता है। तो ये केवल आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेके हाउ टू present, how to report trade receivables in balance sheet as well as in notes to account and how trade receivables aging schedule is prepared, और इसका मीनिंग क्या है क्रेडिट इंपेयर्ड का और सिग्निफिकेंट रिस्क का और कंसीडर्ड गुड का। ठीक है, चलिए ओके, टाटा बाय बाय।